हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गंगा कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सीटेट बाबा पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है भाषा बोध में प्रवीणता का मूल्यांकन, अंग्रेजी में इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। फ्रेंड्स, सीटेट का आज तक ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें इस टॉपिक से कम 2 प्रश्न नहीं पूछा गया हो। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छी तरह से करनी है और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको ये टॉपिक दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए समय को नहीं गंवाते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, विद्यार्थी भाषा को कितनी सहजता के साथ प्रयोग करने में सक्षम हुआ है, इसको जांचना ही मूल्यांकन कहलाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में पेपर में आ जाए, अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछना चाहे कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, आपका आंसर होगा विद्यार्थी भाषा को कितनी सहजता के साथ प्रयोग करने में सक्षम हुआ है, इसको जांचना ही मूल्यांकन है। नेक्स्ट बातें जो मैंने नोट करके लिखा है, इस बात को तो आपको जुबान पे रखना है, क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। सीटेट के अलावा एचटेट में पूछे गए हैं, आपके रीट में पूछे गए हैं, डीएसएसबी में पूछे गए हैं। तो आपको इस लाइन को अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है लिखित, मौखिक व प्रायोगिक परीक्षण मूल्यांकन के प्राथमिक साधन हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मूल्यांकन के प्राथमिक साधन क्या है, तो मूल्यांकन के प्राथमिक साधन है लिखित, मौखिक व प्रायोगिक परीक्षण। इसके अतिरिक्त निरीक्षण, दत्तकार्य, पोर्टफोलियो, संचय अभिलेख इत्यादि ऐसी विधियां हैं जो विद्यार्थियों के प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायक होती है तथा इसमें विश्वसनीयता, यथार्थता, वस्तुनिष्ठता, व्यवहारिकता, वैज्ञानिकता इत्यादि गुणों का होना आवश्यक है। अब इससे फ्रेंड्स दूसरी तरह से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला बात तो मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल्यांकन के प्राथमिक साधन कौन कौन से हैं, आपका उत्तर होगा लिखित, मौखिक व प्रायोगिक परीक्षण। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा लिखित, मौखिक व प्रायोगिक परीक्षण के अलावा, मौखिक, लिखित व प्रायोगिक परीक्षण के अलावा मूल्यांकन के साधन और कौन कौन से हो सकते हैं। तो पोर्टफोलियो, निरीक्षण, दत्तकार, संचय अभिलेख इत्यादि मूल्यांकन के विधि हो सकते हैं लिखित, मौखिक व प्रायोगिक परीक्षण के अलावा। साथ ही फ्रेंड, मूल्यांकन परीक्षण के साधन में विश्वसनीयता का होना, यथार्थता का होना, वस्तुनिष्ठता का होना, व्यवहारिकता का होना, वैज्ञानिकता का होना आवश्यक है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मूल्यांकन साधन या मूल्यांकन विधि में क्या क्या होना आवश्यक है, तो मूल्यांकन विधि में विश्वसनीयता का होना आवश्यक है, यथार्थता का होना आवश्यक है, वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है, व्यवहारिकता का होना आवश्यक है और वैज्ञानिकता का होना आवश्यक है। तो इस सभी बातों को आपको याद रखना है। आइए फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में और जानने का प्रयत्न करते हैं। मूल्यांकन के बारे में फ्रेंड्स मैंने 4-5 बातें लिखी हैं जो आपको याद रखना है। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया की अभिन्न हिस्सा है। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने वाले की भाषा की संरचना और एकरूपता की समझ का आकलन, इसके अतिरिक्त विभिन्न संदर्भों में भाषा उपयोग करने की क्षमता और संदर्भ परक पहलू को परख सकने की क्षमता के आकलन के रूप में भी देखा जा सकता है। आइए इस लाइन को फिर से समझने का कोशिश करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने वाले की भाषा की संरचना और एकरूपता की समझ का आकलन और इसके अतिरिक्त विभिन्न संदर्भों में भाषा उपयोग करने की क्षमता और संदर्भ परक पहलू को परख सकने की क्षमता का आकलन के रूप में भी मूल्यांकन को देखा जा सकता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस लाइन से भी 2-3 बार प्रश्न
बन चुका है। आइए आगे जानते हैं। इसमें यानी कि मूल्यांकन में हमें सीखने वाले की वास्तविक स्थिति का पता चलता है और उसके स्थिति व स्तर को बेहतर बनाने के लिए उचित समय पर उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक पहल करने की भी संकेत मिलती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल्यांकन के बारे में निम्न में से क्या सही है, और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। मूल्यांकन से हमें सीखने वाले की वास्तविक स्थिति का पता चलता है और उसकी स्थिति व स्तर को बेहतर बनाने के लिए उचित समय पर उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक पहल करने की भी संकेत मिलती है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा और इस लाइन को आपको याद रखना है कि मूल्यांकन करने से विद्यार्थियों के वास्तविक स्थिति का पता चलता है और उसके स्थिति के हिसाब से उसके स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हमें संकेत भी मिलती है। चलिए मूल्यांकन के बारे में आगे जानते हैं। सीखने वाले का मूल्यांकन भाषिक तथा संप्रेषणात्मक कौशल दोनों स्तर पर होने चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मूल्यांकन होने चाहिए। पहला ऑप्शन देगा भाषिक ज्ञान का, दूसरा ऑप्शन देगा संप्रेषणात्मक कौशल का, तीसरा देगा दोनों का, चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है भाषिक ज्ञान और संप्रेषणात्मक कौशल दोनों स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। तो ये लाइन आपको याद रखना है, इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा। सीखने वाले का मूल्यांकन भाषिक ज्ञान तथा संप्रेषणात्मक कौशल दोनों स्तर पर होने चाहिए। और जब आप एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि इस वीडियो से कैसे डायरेक्ट लाइन से प्रश्न बना लिए गए हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है कि सीटेट या कोई भी स्टेट का टेट कितना भी घुमाए तो इस टॉपिक से आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन के बारे में आगे बात करते हैं। सीखने वाले का मूल्यांकन स्वयं उसके संदर्भ में और उसके साथियों के साथ रख कर किया जाना चाहिए। इसके लिए कई प्रकार के परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे खुले अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, समूह कार्य तथा प्रोजेक्ट इत्यादि। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल्यांकन कब, कहाँ और किस तरह के प्रश्न के द्वारा किया जाना चाहिए। तो आपका आंसर होगा मूल्यांकन स्वयं सीखने वाले के संदर्भ में और उसके साथियों के साथ रखकर किया जाना चाहिए। और मूल्यांकन करने के लिए आपको कई तरह के परीक्षण किए जा सकते हैं, जैसे खुले अंत वाले प्रश्न पूछकर, बंद अंत वाले प्रश्न पूछकर, बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछकर, समूह कार्य करा के प्रोजेक्ट विधि द्वारा मूल्यांकन हम कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, मूल्यांकन के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। क्या आवश्यकता है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की और क्या महत्व है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की। तो मैंने पॉइंट बना के 4-5 बातें लिखे हैं जो आपको याद रखना है। मूल्यांकन प्रक्रिया से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता चलता है। दूसरी बात, अध्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से स्वयं द्वारा विद्यार्थी के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त होने या न होने को जांच सकता है। मूल्यांकन का क्या महत्व है, क्यों आवश्यकता पड़ी। मूल्यांकन करने से शिक्षक जो अपने छात्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में छात्र कितने सक्षम हैं इस बात का पता शिक्षक को मूल्यांकन द्वारा लग जाता है। और दूसरी बात, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता भी चल जाता है कि छात्र ने शिक्षक जो ज्ञान छात्र को देने का प्रयत्न किया है उस ज्ञान को छात्र किस स्तर तक समझ लिया है, इस बात का पता मूल्यांकन द्वारा चल जाता है। इसलिए शिक्षक मूल्यांकन करते हैं। आइए आगे बताते हैं आप लोगों को मूल्यांकन के आवश्यकता और महत्व को।
मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अपनाई गई शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर सकता है। शिक्षक जो शिक्षण विधि अपनाते हैं वो कितना कारगर है, कितना सफल है, विद्यार्थी उस विधि में कितने रुचि ले रहे हैं, इस बात का पता शिक्षक को लग जाता है मूल्यांकन द्वारा, इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन कर सकता है। फिर से देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन कर सकता है। नेक्स्ट, सतत मूल्यांकन से विद्यार्थी की प्रगति की सीमा और स्तर के निर्धारण में नियमित सहायता मिलती है। सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान किया जाता है। इसकी सहायता से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्टताओं, कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं का पता लगा सकता है। फिर से देखिए, सतत मूल्यांकन से विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान किया जा सकता है। इसकी सहायता मतलब मूल्यांकन की सहायता से शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के विशिष्टताओं, प्रत्येक विद्यार्थी के कमजोरियों और प्रत्येक विद्यार्थी के आवश्यकताओं का पता लगा सकता है। आइए फ्रेंड्स, मूल्यांकन के बारे में आगे आप लोगों को बताते हैं। अब आ जाते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य पर। मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य है या निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो 4-5 उद्देश्य है जो आपको याद रखना है। पहला है विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों के प्रगति का आकलन करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। दूसरा बात, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना मूल्यांकन के उद्देश्य है। तीसरा, विद्यार्थियों की रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता का विकास करना मूल्यांकन के उद्देश्य है। चौथा बात, छात्रों की योग्यताओं, छात्रों की कुशलताओं और छात्रों की रुचियों आदि का पता लगाना एवं उसके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना शिक्षण मूल्यांकन का उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना मूल्यांकन का उद्देश्य है। छात्रों को सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन के उद्देश्य को मैं आपको फिर से बताता हूं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आपको सारे उद्देश्य को अच्छी तरह याद रखना है। देखिए, विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों के प्रगति का आकलन करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। विद्यार्थियों की रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता का विकास करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला, छात्रों की योग्यताओं, कुशलताओं और रुचियों आदि का पता लगाना एवं उसके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना मूल्यांकन का उद्देश्य है। आगे, अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना शिक्षण अधिगम्य मूल्यांकन का उद्देश्य है। छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। आइए आगे बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्षों का आकलन शामिल हो, वही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। फिर से समझिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्षों का आकलन शामिल हो, वही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। एक बात तो ये समझ में आया। दूसरा बात, प्रश्न पूछा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कितने तरह के होते हैं, तो इसका उत्तर जाएगा 3 तरह के। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 3 तरह के होते हैं, इस बात को भी आपको याद रखना है। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, इसको भी याद रखना है। निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन। आपको पूछ लिया जाएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रकार कौन है, या निम्न में से कौन से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रकार नहीं है, तो आपको तीनों याद रखना है। निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकल्पनात्मक मूल्यांकन, ये 3 तरह के मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रकार हैं। अब मैं आपको एक एक करके इन तीनों को बताता हूं कि निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और संकल्पनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। पहला नंबर में है निदानात्मक मूल्यांकन। वे विद्यार्थी
जो शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, उनके आशा अनुरूप प्रगति न होने के कारणों को जांचने के लिए शिक्षक इस पद्धति का प्रयोग करता है तथा इसके अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण पद्धति को अपनाता है। फिर से देखिए, वे विद्यार्थी जो शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, उनके आशा अनुरूप प्रगति न होने के कारणों को जांचने के लिए शिक्षक इस पद्धति का प्रयोग करता है तथा इसके अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण पद्धति अपनाता है। आगे आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। रचनात्मक मूल्यांकन, इस मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करता है और उसके उपरांत वह उनकी शैक्षिक प्रगति के विषय में उन्हें फीडबैक देता है। शिक्षक छात्रों की प्रगति के अनुरूप शिक्षण विधि अपनाता है और छात्र अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार लाते हैं। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, तो देखिए, किस मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करता है और उसके उपरांत अपना फीडबैक देता है। आपका आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करता है और मूल्यांकन करने के पश्चात, मूल्यांकन करने के बाद उनके शैक्षिक प्रगति के विषय में उन्हें फीडबैक देता है। शिक्षक छात्रों की प्रगति के अनुरूप शिक्षण विधि को अपनाता है और छात्र अपने व्यवहार में अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार लाते हैं। अगला है संकल्पनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन पद्धति का संबंध संपूर्ण शैक्षिक सत्र से होता है। यह मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक सत्र के समाप्ति के पश्चात किया जाता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा पूरी शैक्षिक सत्र में प्राप्त किए गए ज्ञान का आकलन करना है। यह सब प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न बनेंगे, किस मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन के 3 प्रकार में से किस मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत पूरे शैक्षिक सत्र के समाप्ति के पश्चात छात्रों का आकलन किया जाता है? आपका आंसर होगा संकल्पनात्मक मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स, संकल्पनात्मक मूल्यांकन में जो है संपूर्ण शैक्षिक सत्र के समाप्ति के पश्चात किया जाता है। संकल्पनात्मक मूल्यांकन संपूर्ण शैक्षिक सत्र के समाप्ति के पश्चात किया जाता है। और संकल्पनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों द्वारा पूरी शैक्षिक सत्र में प्राप्त किए गए ज्ञान का आकलन करना ही संकल्पनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा चीज़ आपको बताने का कोशिश किया है और मैंने जैसे आपको बताया है कि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो मैंने इसे 3 वीडियो में डिज़ाइन किया है। पहला वीडियो मैंने आपको बताया, बाकी के 2 वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगा, जिसमें हमारा सेकेंड वीडियो जो होगा, सेकेंड क्लास होगा, उसमें मैं आपको मूल्यांकन के प्रकार बताऊंगा, मूल्यांकन की विधियां बताऊंगा, मूल्यांकन की विशेषता बताऊंगा, प्रश्न पत्र कैसे निर्माण होते हैं, प्रश्न पत्र निर्माण करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन सब बातों को बताऊंगा। और इसका जो तीसरा क्लास होगा उसमें मैं इस टॉपिक से संबंधित आपको 100 क्वेश्चन करवाऊँगा, जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है। तो आप इन तीनों वीडियो को देखिए और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने ये तीनों वीडियो हमारा देख लिया तो इस टॉपिक से चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो, रीट हो या कोई भी स्टेट का टेट हो, आप एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छोड़ेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और आगे का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, इसलिए हमारे चैनल सीटेट बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।